हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे चैनल का पहला वीडियो है और ये इंडियन पॉलिटी पे है। इसमें कुछ ऐसे 50 सिंपल क्वेश्चंस रखे गए हैं जो शायद आपको पहले से भी पता होंगे। और इसमें इस वीडियो में हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, ये बेसिकली आपके रिवीजन के लिए है। सो लेट्स डू ए क्विक रिवीजन। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑप्शन है आपके 392, 400, 395 एंड 300। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 309 इनिशियली 395 आर्टिकल्स ही थे। सो इसका आंसर हो जाएगा सी, 395। और हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 22 पार्ट्स हैं और टोटल 12 स्केड्यूल्स हैं। सो इसका आंसर सी। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ 22 हिस्से हैं। तो हमारा अगला सवाल जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा हिस्सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए निर्धारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा पार्ट 4 और पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट्स के लिए है। पार्ट 5 जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम सभी को पता है कि भारतीय संविधान के जो पितामह हैं, जो पिता हैं, वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब हैं, जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के भी चेयरमैन थे। सो आंसर हो जाएगा ए, B.R. अम्बेडकर। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वाज बोरोड फ्रॉम। तो फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से ली गई है। ऑप्शंस हैं आपके यूएसए, यूएसएसआर, यूके, आयरलैंड। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट 1976 को ऐड किया गया और ये जो बोरो किया गया है वो यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज इज एक्चुअली जो इसके लिए जो आर्टिकल है वो है 51A एंड ये यूएसएसआर से लिया गया है। सो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको ऐड किया गया था। ओरिजिनली इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए थे और लेकिन 86th अमेंडमेंट एक्ट में इसमें 86th अमेंडमेंट एक्ट में इसमें 11th यानी 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया और जिसमें जो बच्चों की जो एजुकेशन है 6 से 14 साल के लिए, उसके लिए इसमें मैंडेट दिया गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला सवाल है विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में संशोधन के लिए किस आर्टिकल के तहत प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 360, 368, 370 और 395। तो इसका आंसर हम सभी को पता है, आर्टिकल 368 के तहत संविधान में अमेंडमेंट का प्रावधान किया गया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है द टर्म सेक्युलर वाज एडेड टू द प्रीएम्बल बाय। ऑप्शन है ए 42nd अमेंडमेंट एक्ट, बी 44th अमेंडमेंट एक्ट, सी 52nd एंड डी 73rd अमेंडमेंट एक्ट। तो बेसिकली सेक्युलर जो वर्ड है वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इंदिरा गांधी के समय, इसके तहत हमारे संविधान में सेक्युलर वर्ड को जोड़ा गया। इस समय एक्चुअली 3 वर्ड्स जोड़े गए थे। ये है सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। तो 3 वर्ड्स इसमें जोड़े गए थे एंड सेक्युलर वर्ड वाज ऑब्वियसली एडेड इन प्रीएम्बल इन ईयर 1976। इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब सेक्युलर का मतलब होता है नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, राइट। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला सवाल है विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द एंटी डिफेक्शन लॉ। 7th, 8th, 9th, 10th। एंटी डिफेक्शन क्या होता है, दल बदल कानून। तो बेसिकली एंटी डिफेक्शन लॉ जो इंट्रोड्यूस किया गया था ये 52nd
सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1985 में इंट्रोड्यूस किया गया था 10th शेड्यूल में, ठीक है। और ये किसके रिकमेंडेशन पे किया गया था? तो बाई बी चौहान, बाई बी चौहान, बाई बी चौहान के रिकमेंडेशन पे किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला सवाल है, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी मेंबर ऑफ द राज्यसभा? तो राज्यसभा यानी कि अपर हाउस का मेंबर बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो कितनी है? ऑप्शंस है ए 21 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30, 35 ईयर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 30 ईयर्स। सो बेसिकली राज्यसभा यानी अपर हाउस में अगर आपको मेंबर बनना है तो आपकी जो मिनिमम आयु होनी चाहिए वो 30 ईयर्स होनी चाहिए। हाउएवर इन लोकसभा योर मिनिमम एज रिकमेंडेड इज 25 ईयर्स। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The president can dissolve the Lok Sabha on the advice of Chief Justice, Council of Ministers, Vice President, Speaker। तो जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा का विघटन कर सकता है किसके सलाह पे? तो इसका आंसर हो जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। और आर्टिकल 74 जो है वो कहता है 74th, प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। राष्ट्रपति जो है अपने कार्यों का निर्वहन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे करेगा। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु प्रिजाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट? ऑप्शन है प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर। तो जब भी दोनों सदनों की ज्वाइंट सिटिंग होती है तो उसको जो प्रिजाइड करता है, उसको जो चेयर करता है वो स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन? तो भारतीय संविधान की जो मूलभूत प्रावधान थे वो 15 अगस्त 1947 को लागू हो गए थे, और बाकी जो पूर्ण रूप से वो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 15 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनी व्हील इज डिफाइंड इन विच आर्टिकल? आपके ऑप्शन है ए आर्टिकल 110, आर्टिकल 112, आर्टिकल 114 एंड आर्टिकल 116। तो मनी बिल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 में डिफाइन किया गया है, और इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। इसे केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, और वो भी प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन पे। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The maximum strength of the Lok Sabha is A 500, 525, 545 and 552. ओके, तो बेसिकली इसका जो आंसर होगा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आर्टिकल 81 जो कहता है उसके हिसाब से 552 होगा। और ये बाइफरकेशन कैसा है कि जो 530 मेंबर्स होंगे वो स्टेट्स के होंगे, स्टेट से सिलेक्टेड होंगे। 20 जो होंगे वो यूटी होंगे, यूनियन टेरिटरीज होंगे, और 2 जो होंगे इनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, ये एंग्लो इंडियन। बट नाउ ये जो एंग्लो इंडियन है इसको अभी हटा दिया गया है। और करंट में अगर हम देखें तो हमारी करंट स्ट्रेंथ है लोकसभा की वो है एज ऑन डेट 543। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The Rajya Sabha is a dissolvable body, temporary body, permanent body, nominated body। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है, इट्स अ परमानेंट बॉडी। और इसके जो मेंबर होते हैं वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं, 6 ईयर टेनर्स। और 1/3 मेंबर्स जो होते हैं एवरी 2 ईयर्स में रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who is the ex officio chairman of Rajya Sabha? ऑप्शन है स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो इसका जो एक्स ऑफिसियो का जो मतलब होता है बाई वर्च्यू ऑफ द ऑफिस, मीन्स जो अगर वो पद ग्रहण करे तो वो ऑटोमेटिकली एक्स ऑफिसियो चेयरमैन हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट। जैसे ही वो वाइस प्रेसिडेंट बनता है
वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहलाता है, राइट। तो आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which committee scrutinizes the report of the CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसकी जो रिपोर्ट्स है, इसकी स्क्रूटिनाइजेशन, इसको फिर से इसकी जो छानबीन है वो कौन करता है, स्क्रूटनी कौन करता है? तो ऑप्शंस हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स और पिटिशन कमेटी। तो इसके जो रिपोर्ट है उसकी जो स्क्रूटनी है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है, और कैग जो होता है वो अपना जो रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को सौंपता है। इसमें जो है भारत सरकार की जो खर्चे हैं या राज्य सरकार की जो खर्चे हैं उनका रिपोर्ट होता है, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसको पीएसयू कहते हैं उसके खर्चों के बारे में, उसके वित्त व्यय के बारे में ब्यौरा होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट कैन बी। ऑप्शंस 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स। तो हमारा जो पार्लियामेंट्री सेशन है वो एक्चुअली इन जनरल साल में 3 बार होता है। एक जो फर्स्ट सेशन होता है उसको कहते हैं बजट सेशन, सेकंड सेशन होता है मानसून सेशन जो जुलाई अगस्त के आसपास होता है, और लास्ट होता है विंटर सेशन जो नवंबर दिसंबर के आसपास होता है, और बजट सेशन जो होता है वो फेब से मई के बीच में होता है। और जो मैक्सिमम गैप होना चाहिए एज पर आर्टिकल 85(1) वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी कि 2 सीटिंग्स के बीच अगर पार्लियामेंट की 2 सीटिंग होनी है तो उन दोनों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। So maximum gap can be 6 months, right? Next, who decides whether a bill is a money bill or not? तो मनी बिल, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, एंड राज्यसभा के पास इसकी जो पावर है वो काफ़ी लिमिटेड है। एंड इफ a bill is passed in the Lok Sabha and it is forwarded to the Rajya Sabha, then Rajya Sabha has to take any decision within 14 days and they have to send back it to the Lok Sabha with or without amendments. And Lok Sabha is not bound to take the amendments on paper, मीन्स वो अमेंडमेंट्स को मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है, और दोनों ही सूरत में, दोनों ही हालात में मनी बिल लोकसभा से अगर पास कर दिया जाता है तो पास माना जाता है। तो इसलिए जो मनी बिल होता है उसका डिसीजन लोकसभा स्पीकर लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैंडिंग कमिटी ऑफ पार्लियामेंट। इनमें से कौन है जो पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी नहीं है? स्टैंडिंग कमेटी जो होती है वो रेगुलर कमिटीज़ होती हैं, और जो नॉन स्टैंडिंग कमेटी होती हैं वो एडहॉक बेसिस पे होती है, यानी टेम्परेरी होती हैं, और ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है, जैसे कि कोई स्कैम और कोई इशू को इन्वेस्टिगेट करना हो, और जब ये इनका इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाता है तो इसको डिसबैंड कर दिया जाता है, इस कमेटी को ख़त्म कर दिया जाता है। तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है वो होती है नॉट स्टैंडिंग कमेटी, यानी कि ये एडहॉक कमेटी होती है, टेम्परेरी कमेटी होती है। बाकी जो कमेटीज़ है अभी जैसे एडवाइजरी कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टिमेट्स कमेटी, ये पार्लियामेंट की रेगुलर कमेटीज़ है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, विच आर्टिकल डील्स विद द प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट? आर्टिकल 105, 112, 117, 118। सो संसद के विशेष अधिकारों से संबंधित इनमें से कौन सा आर्टिकल अनुच्छेद है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 105। 105 कहता है कि भारतीय संविधान का वह प्रावधान है जो संसद के सदस्य यानी एमपीज को उनके विशेषाधिकार और उनके शक्तियों से संबंधित, ये जो आर्टिकल 105 है ये उससे रिलेटेड है। जो सांसद को जो उनको विशेषाधिकार प्राप्त है ये उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला सवाल है, 0 आवर स्टार्ट्स एट। तो जो संसद का जो 0 आवर है वो कितने बजे शुरू होता है? तो 0 आवर्स एग्जैक्टली 12 बजे दोपहर या 12 नून से स्टार्ट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 12 नून, राइट। हमारा अगला क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय ए डायरेक्ट इलेक्शन, बी राज्यसभा मेंबर्स ओनली, सी इलेक्टोरल कॉलेज और डी लोकसभा ओनली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज, इसमें जो है
स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्टेड मेंबर्स, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स एंड लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स शामिल होते हैं। तो हमारा जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो इट इज़ इनडायरेक्ट टाइप ऑफ इलेक्शन। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्टोरल कॉलेज, राइट। द प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी इम्पोज्ड फॉर ए मैक्सिमम ऑफ, तो जो राष्ट्रपति शासन वो कितने साल के लिए किसी राज्य पे लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए 1 साल, 3 साल, 5 साल, 6 महीने। तो राष्ट्रपति शासन जो है मैक्सिमम 3 साल के लिए लगाया जा सकता है। इसका जो प्रावधान है वो आर्टिकल 356 में है। इनिशियली ये 6 महीने के लिए लगाया जाता है, 6 मंथ्स, एंड कैन बी एक्सटेंडेड विथ पार्लियामेंट्री अप्रूवल, और स्पेसिफिक कंडीशन में ये 3 साल तक लगाया जा सकता है, और हर 6 महीने के लिए इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन 1 साल के आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के एक्सटेंशन, उसके बाद के एक्सटेंशन के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी होनी चाहिए, या इलेक्शन कमीशन खुद सर्टिफाई कर दे कि अभी उस स्टेट में इलेक्शन करवाना संभव नहीं है, देन ओनली इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 3 years. Okay, next move to the next question. Which article provides for the impeachment of president? राष्ट्रपति का impeachment किस आर्टिकल में जिक्र किया गया है, वर्णन है? सो राष्ट्रपति का जो इम्पीचमेंट यानी महाभियोग है वो आर्टिकल 61 में इसका वर्णन किया गया है। और ग्राउंड ऑफ इम्पीचमेंट क्या हो सकता है? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए जो प्रोसेस है वो ये है कि एक तो पहले एक रेजोल्यूशन लेके आना पड़ेगा, आइदर इन लोकसभा और इन राज्यसभा, एंड इट मस्ट बी साइंड 1/4 यानी 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ दैट हाउस, इनकी सिग्नेचर होने चाहिए। और प्रेसिडेंट को 14 डेज पहले एक नोटिस दिया जाना चाहिए। और रेजोल्यूशन पास होने के लिए दोनों ही हाउसेस में 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। 2/3 मेजोरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, who appoints the chief minister of state? Very simple question, governor. Next, the minimum age to become president is, so लोक सभा का मेंबर होने के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट इज 25 years, राज्यसभा का मेंबर होने के लिए 30 years। हाउएवर प्रेसिडेंट बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है 35 years, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, which body advises the president on financial matters? ऑप्शन ए फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन, कैबिनेट और पार्लियामेंट। तो वैसे तो प्रेसिडेंट को फाइनेंशियल मैटर में एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, बट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो मेन बॉडी होती है वो कैबिनेट कहलाती है, तो कैबिनेट यहाँ पे आंसर है, तो कैबिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गवर्नर होल्ड्स ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ, बेसिकली 5 साल के लिए, और जब तक राष्ट्रपति चाहे, टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, बेसिकली होता ये है कि जब भी कोई सेंटर में जब सरकार बदलती है तो स्टेट के जो गवर्नर्स है वो भी चेंज हो जाते हैं, ये आपने अक्सर न्यूज़ में देखा होगा। ऑर्डिनेंस इश्यूड बाय प्रेसिडेंट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन, तो जो भी जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तो उस समय राष्ट्रपति के पास अधिकार है अंडर आर्टिकल 108 कि वो ऑर्डिनेंस पास कर सके, अध्यादेश पास कर सके, और इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 6 महीने की होती है, यानी कि 6 महीने के अंदर अगर इसे पार्लियामेंट से अप्रूव नहीं कराया गया तो ये ऑर्डिनेंस इनवैलिड माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट कैन रिटर्न अ बिल फॉर कंसिडरेशन any number of times, only once, twice, none? A very important question, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, only once। आर्टिकल 111 कहता है कि जब भी कोई नॉन मनी बिल
पास किया जाता है दोनों हाउसेस से, और जब इसे प्रेसिडेंट के पास असेंट करने के लिए उसके सिग्नेचर के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो असेंट दे दे, उस पर साइन कर दे, या उस असेंट को विथहोल्ड करे या रिजेक्ट करे, और तीसरा रिटर्न कर दे। तो अगर वो रिटर्न करता है और दोबारा से वो बिल एक्सेप्ट मनी बिल के अलावा अगर कोई नॉन मनी बिल है तो दोबारा से प्रेसिडेंट के पास आता है, तो उसे उस पर अपना उसको असेंट देना पड़ता है, उसको स्वीकृति देनी पड़ती है। ही कैन नॉट रिटर्न द बिल फॉर अ सेकेंड टाइम, राइट। सो आर्टिकल 1(1) इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु एक्ट्स एज ए प्रेसिडेंट इफ बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट्स आर अनअवेलेबल। अगर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट दोनों की पोस्ट खाली हो तो उसमें एज एन प्रेसिडेंट कौन होंगे? आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, होम मिनिस्टर। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 65 है वो कहता है कि इफ प्रेसिडेंट पोस्ट इज वैकेंट देन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज ए प्रेसिडेंट। However, there are some scenarios in Indian history जब प्रेसिडेंट की डेथ हो गई और वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया, तो उस समय जो जस्टिस एम हिदायतुल्ला थे वो ही एक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो अगर ऐसा कभी होता है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया will act as a president. Okay, and this was happened during the presidency of जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन साहब की डेथ हो गई थी, बीबी गिरी ने रिजाइन कर दिया था, और जस्टिस एम हिदायतुल्ला जो उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो प्रेसिडेंट बने थे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which article provides for the establishment of the Supreme Court? Very important question. ऑप्शंस हैं, ए आर्टिकल 124, 136, 143 एंड 148। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 states there shall be a Supreme Court of India consisting of Chief Justice of India and until Parliament by law prescribes a larger number of not more than 7 other judges। तो इनिशियली इसमें सिर्फ 7 जजेस थे, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है ये एग्जिस्टेंस में आई 28 जनवरी 1950, राइट। और ये एक्चुअली सक्सीडेड टू फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया विच वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who appoints the judges of the Supreme Court? Very obvious question and very obvious answer, President. Next. The minimum number of judges required to hear a case involving a constitutional interpretation. So, constitutional interpretation से related केस है, उसकी सुनवाई के लिए जो संवैधानिक पीठ होती है उसमें जो जजों की संख्या होती है मिनिमम 7 होती है, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which article of the Constitution deals with the writ jurisdiction of the Supreme Court? सुप्रीम कोर्ट का जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो मेंशन है आर्टिकल 32 में। However, हाई कोर्ट का जो है, हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन इट इज मेंशन अंडर आर्टिकल 226, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। The concept of single integrated judiciary is borrowed from। तो सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियरी का जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ ये बोरो किया गया है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज नॉट अ फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा फीचर संघीय फीचर नहीं है, संघीय व्यवस्था नहीं है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ड्यूअल सिटीजनशिप, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, डिवीजन ऑफ पावर। तो हमारे यहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जुडिशियरी इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, क्लियर कट डिवीजन ऑफ पावर्स हैं। हमारे यहाँ ड्यूअल सिटीजनशिप का कोई जिक्र नहीं मिलता, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल फीचर नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बी,
डुअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता। नेक्स्ट, विच आर्टिकल्स डील विद द इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। अंतर राज्य जल विवाद इसमें से किस आर्टिकल के तहत इनको डील किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स है जो आर्टिकल 262 में इसका मेंशन है। It deals with the adjudication of disputes relating to the waters of interstate rivers or river valleys, right? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 262। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट्स इज मेंशन्ड इन द 7th शेड्यूल? फंडामेंटल लिस्ट, ऑफिशियल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड इलेक्टोरल लिस्ट। तो 7th शेड्यूल में जो है वो उसमें यूनियन एंड स्टेट्स के बीच जो सब्जेक्ट्स है उनका बंटवारा किया गया है। तो बेसिकली 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। सिंस यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास सिर्फ एक ही लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ conflict between union and state laws on concurrent list which prevails? तो अगर यूनियन और स्टेट लॉज जो भी हैं कंकरेंट लिस्ट में, जैसे क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर्स हो सकते हैं, कुछ बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज एंड डिवोर्स, ये सारे जो लिस्ट कंकरेंट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं, इस पे अगर यूनियन और स्टेट दोनों लॉज बनाती है तो यूनियन की जो लॉ होगी वो प्रिवेल करेगी, राइट। और कंकरेंट लिस्ट पे स्टेट एंड यूनियन दोनों अपने लॉज बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिसाइड्स डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर कोई डिस्प्यूट्स हो जाता है तो उसका निर्धारण कौन करेगा? ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट करेगा। नेक्स्ट, विच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड पंचायती राज इन इंडिया? सो भारत में पंचायती राज व्यवस्था 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया। ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है 1992 में लाया गया। इसके तहत अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट ऐड किया गया, पार्ट 9। ओके, और हमारे यहाँ जो पंचायती राज सिस्टम है वो 3 टियर सिस्टम है, त्रिस्तरीय जिसको बोलते हैं। गांव के लेवल पे ग्राम पंचायत, इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होता है वो जिला परिषद। और इसमें भी रेगुलर इलेक्शंस की व्यवस्था की गई है हर 5 साल पे, जैसे लोकसभा और विधानसभाओं के इलेक्शंस में होते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द 74th अमेंडमेंट एक्ट रिलेट्स टू, तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो हमारा पंचायती राज व्यवस्था से है, और जो 74th अमेंडमेंट एक्ट है वो अर्बन लोकल बॉडीज से रिलेटेड है, राइट, अर्बन लोकल बॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which body conducts election in India? Very simple and very easy question for all of us. Election Commission of India। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिक्र जो है आर्टिकल 324 में है, ठीक है। Now let's move to the next question. The next question is, how many members are nominated to the Rajya Sabha by the President? Options are A 10, 12, 14 and 15। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12। आर्टिकल 81 of the Constitution states that President can nominate 12 persons having special knowledge or practical experience in, तो कुछ फील्ड्स मेंशन किए गए हैं जिसमें अगर कुछ लोग हैं तो उसमें से 12 लोगों को प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट कर सकता है। लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विसेज। ओके, सो राज्यसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 250 है, जिसमें से 238 जो है 238 वो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेचर से इलेक्ट होकर आते हैं, और 12 जो है वो उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, राइट। तो इसको याद कर लीजिए।
लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विसेज। आर्टिकल 81 के तहत 12 लोगों का नॉमिनेशन किया जा सकता है। राज्यसभा की टोटल जो मेंबरशिप है वो 250 है। 238 जो है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेचर से लोग चुन के आते हैं और 12 जो है जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। राइट, नेक्स्ट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड बाय, तो इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होती है एंड इनका जो रिमूवल है वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा होगा, ओनली आफ्टर अ पार्लियामेंट्री resolution. Right? Very important question. President on his own cannot remove the chief election commissioner. Next. Which article deals with the election commission? ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ इसके प्रीवियस क्वेश्चन में. So article 324. Next. Which of the following is not a fundamental right? इसमें से कौन जो है फंडामेंटल राइट नहीं है? तो राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, इट्स अ लीगल राइट. अर्लियर इट वाज अ फंडामेंटल राइट but now it has been removed. Remaining all is a fundamental right. Next question. The term republic in the preamble signifies. Very important question. So republic का मतलब है कि head of the state will be elected, okay, and there should not be a monarchy. So इसका आंसर हो जाएगा option C, both A and B. Now let's move to our last question of this video. 50th question. Which constitutional body advises the president on distribution of revenues between center and state? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कौन सी जो ऐसी संस्था है जो प्रेसिडेंट को वित्त बंटवारे के बारे में, वित्त बंटवारा जो राज्य और केंद्र के बीच में होता है उस पर अपनी सलाह देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग. उसकी सलाह पे प्रेसिडेंट जो है राज्य और केंद्र के बीच में वित्त का बंटवारा करते हैं. राइट. तो थैंक यू फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ने के लिए. आगे भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसे में और भी वीडियोस लेके आने वाला हूँ 1 by 1 डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे, न केवल ऑब्जेक्टिव्स बल्कि मैं कोशिश करूँगा जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स भी आपको बताऊँ और अब मैं आपको ऐसे आइडियाज़ दूँ जिससे आप आसानी से अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ. नो मैटर कि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य सेवा की तैयारी कर रहे हैं, आपको डेफिनेटली हमारे चैनल से काफ़ी मदद मिलेगी. और मैं इस जो हमारा पीडीएफ है उसका लिंक भी इस वीडियो के अंत में दे दूंगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.